अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़िकाम, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इसराइली अखबारात और अमरीकी अखबारात ने दावा कर दिया है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और बैकडोर राबतों के ज़रिए से दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को तस्लीम करके सफारती, तिजारती, मुआशी ताल्लुकात शुरू करने का अज़म किया है। इस हवाले से नाज़िकाम, इसराइल के कई बड़े अखबारात में, जिसमें हेरिटेज है, जिसमें यरूशलेम पोस्ट है, जिसके अंदर इसराइल हायोम है और टाइम्स ऑफ इसराइल है, इसके अलावा अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट और दीगर अखबारात के अंदर यह दावा किया गया है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात इंप्रूव हुए हैं और सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान बाकायदा रिलेशंस और बाकायदा जो बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी होने जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़िकाम, अखबारात की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसी तरह से अमरीका सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने और बेहतर करने और एक दूसरे को तस्लीम करने के हवाले से रोल अदा कर रहे हैं। नाज़िकाम, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमरीका के सदर जो बाइडन भी इसी महीने सऊदी अरब का विजिट करने जा रहे हैं और वो इसराइल के विजिट पर भी जाएंगे, वो यूएई के विजिट पर भी आएंगे। तो अमरीकी सदर जो बाइडन का जो दौरा है मिडल ईस्ट का, मशरिक़ वुस्ता का, इस दौरे के दौरान सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात शुरू हो सकते हैं और ये ताल्लुकात मुख्तलिफ नोयत के होंगे। सऊदी अरब को दिफाई तौर पर असलहे की ज़रूरत है, सऊदी अरब को दिफाई तौर पर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और इसराइल को पैसों की ज़रूरत है, तिजारत की ज़रूरत है, इसराइल को मईशत बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में दोनों मुल्क एक दूसरे को ताउन करेंगे। सऊदी अरब इसराइल से असलहा खरीदेगा और बदले में इसराइल को पैसे मिलेंगे, रियाल मिलेंगे। तो ये दावा इसराइली अखबारात, अमरीकी अखबारात कर रहे हैं। नाज़िकाम, इसके साथ साथ यानी जैसे ही ये खबर सामने आई है कि इसराइल और सऊदी अरब में ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ इसराइली अखबारात में रिपोर्टें छपना शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान भी सऊदी अरब की तरह या सऊदी अरब के बाद इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ इसराइल के सबसे बड़े अखबार हेरिटेज के अंदर एक रिपोर्ट छपी, उसके अंदर यह दावा किया गया है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर होने के बाद अब पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करेगा और पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान भी ताल्लुकात शुरू होने वाले हैं। नाज़िकाम, आप जानते हैं कुछ हफ्ते पहले जो पाकिस्तान और अमेरिका निज़ाद पाकिस्तानी शहरी थे जिन्होंने इसराइल का विज़िट किया, इसराइली सदर इसहाक हर्जोग से मुलाकात की और दीगर ऑफिशियल से मुलाकात की, तो उस दौरे के दौरान ये बातें सामने आना शुरू हो गई थी कि अब पाकिस्तान एलानिया तौर पर इसराइल को तस्लीम भी करने जा रहा है और एलानिया तौर पर पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात भी शुरू होने वाले हैं। नाज़िकाम, पसे पर्दा जो कुछ चल रहा है या जो कुछ आने वाले दिनों में होने जा रहा है वो ये है कि हकीकत ये है कि इसराइल को तस्लीम करने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो अरब रियासतें थीं। सऊदी अरब था, मुत्तहिदा अरब इमारात था, कतर, कुवैत, बहरीन, ये वो रियासतें थीं जो इसराइल को तस्लीम करने के रास्ते में रुकावट थीं और यही वो रियासतें थीं जिनका मौक़िफ़ ये था कि फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा ये अरबों का क़ज़िया है, ये अरबों का मामला है। अगर फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा हो जाता है या मस्जिद अक़सा या बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल का कब्ज़ा हो जाता है तो ये अरबों के लिए बड़ी रुस्वा कुन बात होगी। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो फ़लस्तीन का मसला था इसको अरब दुनिया का मसला बताया जाता था, लेकिन हैरान कुन तौर पर पिछले 3-4 सालों के अंदर अरबों के मौक़िफ़ में ड्रामाई तब्दीलियाँ आई हैं। हमने देखा कि 1.5-2 साल पहले मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और बाकायदा अरबों डॉलर की तिजारत भी शुरू हो गई और इसी तरह से बहरीन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, फिर मराकश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और फिर सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और अब खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। तो अरब दुनिया के इसराइल के साथ बढ़ते ताल्लुकात और इसराइल और अरब दुनिया के रिलेशंस कायम होने के बाद अब जो बाकी की मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो बाकी के मुस्लिम ममालिक हैं, उनका इसराइल के हवाले से ना सिर्फ रवैया नरम हो रहा है बल्कि उनको भी एक तरह से जवाज़ मिल रहा है कि वो भी इसराइल को तस्लीम कर लें और इसमें कोई हर्ज और कोई कबाहत नहीं है। चुनांचे नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान पर प्रेशर है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। इस सिलसिले में इसी अखबार यानी हेरिटेज के अंदर जो रिपोर्ट छपी है इसके अंदर यह बात लिखी गई है
कि पाकिस्तान की जो आवाम है ये इसराइल को तस्लीम करने के रास्ते में रुकावट है, वरना पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जो दीगर जो हुकूमती इदारे हैं वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए उनको कोई कबाहत नहीं है। नाज़रीन काम फिर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि सऊदी अरब और यूएई ये चूँकि पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात रखते हैं तो इनकी जानिब से भी प्रेशर है कि ये पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं कि तुम भी इसराइल को तस्लीम कर लो। और फिर जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे या सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करे तो फिर इंडोनेशिया, मलेशिया जो मुसलमानों के बड़े मुल्क हैं वो भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, और इसी तरह से कतर, कुवैत और दीगर वो ममालिक जो अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किए हुए हैं वो भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। तो इस तरह से इसराइल को तस्लीम करने की जो राह है वो हमवार हो रही है और एक तरह से मुख्तलिफ तरह के जो मफादात हैं उनका लालच दिया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों का मौक़िफ़ क्या है? अरब दुनिया के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान, उनका मुश्तरका मौक़िफ़ है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके एक नाजायज़ रियासत बनाई है और फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर, घरों पर, जायदादों पर अभी भी इसराइल कब्ज़ा कर रहा है। मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन पर हमले करता है, मस्जिद अक्सा को गिराने की बातें करता है, लिहाजा इसराइल को तस्लीम करना यह मुसलमानों के लिए अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की अवाम तो ये भी समझती है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और पाकिस्तान के दीगर बानियान का मौक़िफ़ है कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं दिया जाता, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब तक कि इसराइल फ़लस्तीनियों के इलाकों से बेदखल नहीं हो जाता। जाहिर सी बात है इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं था, ये तो फ़लस्तीन नाम का मुल्क था और इस फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा करके एक नया नाम खड़ा कर दिया है। तो अब इसराइल या तो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए और फ़लस्तीनियों की ज़मीनें फ़लस्तीनियों के हवाले करे, फिर ही जाकर इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अज़ीज़, अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करे या फिर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, इसका जो रिएक्शन है मुसलमानों के यहाँ या अवाम के यहाँ वो बड़ा सख्त आने वाला है। साथ साथ पाकिस्तान की अवाम काफ़ी मुस्तरब है कि अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज की, यानी जो साजिश करके इमरान खान की हुकूमत को गिराया, अब अमरीका के अहदाफ और नताइज खुलकर सामने आ रहे हैं कि अमरीका जो इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया है, यानी शहबाज शरीफ और ग़ुलामों की हुकूमत को लाया है, इसके ज़रिए से अमरीका इसराइल को तस्लीम करवाना चाहता है और इसके आसार नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से अमरीका अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांग रहा था, इसके आसार भी नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की अवाम काफ़ी मुस्तरब दिखाई देती है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, एक बड़ी ख़बर और बड़ी डेवलपमेंट यह सामने आई है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने मुत्तहिदा अरब इमारात का हंगामी दौरा किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का यह दूसरा दौरा है यूएई का या किसी भी अरब दुनिया का। इससे पहले वो बहरीन का भी दौरा कर चुके हैं। तो जब से इसराइल के ताल्लुकात यूएई के साथ, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के साथ शुरू हुए हैं, इनके साथ दिफाई, तिजारती, मुआशी ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। ताज़ा खबर यह सामने आई है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जो इस वक्त सदर हैं, ज़िम्मेदार हैं, हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उनके साथ इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने मुलाकात की है और इसराइल और यूएई के ताल्लुकात को प्रमोट करने के हवाले से गुफ्तगू हुई है। साथ साथ काम जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, एक और जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि पहली मरतबा इसराइल ने अपना असलहा और अपने रॉकेट्स और अपने मिसाइल सिस्टम, बिलखुसूस जो आयरन डोम इसराइल का मिसाइल सिस्टम है जिसके ज़रिए से इसराइल मुख्तलिफ तरह के रॉकेटों को गिराने का दावा करता है, ये आयरन डोम नामी जो मिसाइल सिस्टम है इसराइल के, ये बहरीन और यूएई को फराहम कर दिए गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया है, जो अल जज़ीरा और दीगर बड़े अरब दुनिया के जो मीडिया हैं उनकी रिपोर्टों में बात बताई जा रही है कि इसराइल ने बहरीन के अंदर, यूएई के अंदर आयरन डोम नामी मिसाइल सिस्टम को मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉय कर दिया है, लगा दिया है। यानी अगर हूसी बाकी या ईरान हमला करे तो इस सिलसिले में इसराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम उन हमलों को नाकाम बना सकते हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं ईरान ये दावा कर चुका है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई ने भी ये बयान दिया था कि बहरीन नाम का कोई मुल्क हमने नहीं देखा, बहरीन तो ये ईरान का हिस्सा होता था और इसको बरतानवी इस्तेमारी दौर के अंदर एक आज़ाद रियासत बनाया गया है, लिहाजा बहरीन पर ईरान कब्ज़ा करेगा। तो इस वजह से बहरीन का यह मानना है कि चूँकि हम पर ईरान हमला करना चाहता है, इस वजह से हमने इसराइल से मदद ली है और इसराइल से असलहा लिया है। तो बहरहाल नाज़रीन काम खबर यह है कि इसराइल ने अपने आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को बहरीन और यूएई के अंदर लगा दिया है और मुतवक्के तौर पर जो ईरान के हमले हैं उनको काउंटर करने के लिए मज़ीद असलहा और ड्रोन और टेक्नोलॉजी भी इसराइल यूएई को और बहरीन को फराहम करेगा।
तो ये वो ताल्लुकात हैं अरबों के इसराइल के साथ या अरब दुनिया के इसराइल के साथ जो एलानिया और खुलकर सामने आ रहे हैं। और वजह यह भी बताई जा रही है कि जब से ईरान और अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो जौहरी डील नाकाम हो रही है, उसके बाद ख़तरात बढ़ गए हैं कि एक नई जंग ईरान के ख़िलाफ़ शुरू हो सकती है। यानी ईरान ने जो एटमी हथियार हैं, जौहरी हथियार हैं, उनको बनाने का अमल तेज़ कर दिया है। बाकायदा कैमरे लगे हुए थे जौहरी प्लांट्स पर, जो अक़वाम मुत्तहिदा और इसी तरह से दुनिया की जो जौहरी एजेंसी है उसकी जानिब से लगाए गए थे ताकि मूवमेंट को मॉनिटर किया जाए। लेकिन ईरान ने वो कैमरे हटा दिए हैं और ईरान ने कहा है कि हम जौहरी हथियार बनाएंगे, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। तो इसके बाद अमेरिका ने धमकी दी है, यूरोप ने धमकी दी है कि वो ईरान पर हमला कर देंगे। तो ईरान पर जब हमला होगा तो जवाबी तौर पर ईरान जितने भी अरब दुनिया के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उन पर हमले करेगा और इस नतीजे में फिर इसराइल को भी नुकसान होगा। तो इस वजह से नाज़रीन किराम ख़तरात ये ज़ाहिर हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो हालात हैं मिडल ईस्ट के वो काफ़ी मुस्तरब हो सकते हैं, काफ़ी ख़राब हो सकते हैं और इनके दरमियान कोई ना कोई जंग और लड़ाई भी शुरू हो सकती है। इसके लिए इसराइल से अरबों ने मदद मांगी है, ये जवाब पेश किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं तुर्की से। तुर्की से एक बड़ी खबर सामने आई है कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने 2023 के सदारती इंतखाबात के लिए अपने आप को तुर्की में इंतखाबी या मुंतखब उम्मीदवार दोबारा से डिक्लेयर कर दिए हैं। आप जानते हैं तुर्क सदर तैयब एर्दोगान गुज़श्ता 22 सालों से तुर्की पर हुकूमत कर रहे हैं और तुर्की के अंदर इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो एर्दोगान की मुखालफत में बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। यानी इस वक्त तैयब एर्दोगान की जमात और उनके एक दो इत्तिहादी एक तरफ हैं और बाकी तुर्की की सारी सियासी जमातें वो एक तरफ हैं। एर्दोगान के मुखालिफिन को अमरीका, यूरोप और दीगर मुल्कों की सपोर्ट भी हासिल है। एर्दोगान के मुखालिफिन एर्दोगान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि एर्दोगान ने तुर्की की इकॉनमी तबाह कर दी है, तुर्की के अंदर गैर मुल्कियों को पनाहें देकर तुर्की की कौम को और तुर्क नस्ल को और तुर्क अवाम को नुकसान पहुँचाया है और एर्दोगान का खात्मा अब ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि एर्दोगान को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। माजी के अंदर एर्दोगान के मुखालिफिन जो इलेक्शन लड़ा करते थे या एर्दोगान का मुकाबला किया करते थे तो उसमें इतनी सख्ती नहीं होती थी जितनी कि अब देखने में आ रही है। एर्दोगान जो तुर्की की इकॉनमी है इस वक्त वो काफ़ी ख़राब है और इसी तरह से तुर्की के अंदर जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं वो भी काफ़ी ख़राब नज़र आते हैं। बिलखुसूस यूनान के साथ तुर्की का बड़ा तनाज़ा इस वक्त उरूज पर है, टेंशन हाई हो चुकी है और शाम और इराक के अंदर कुर्द बागियों के हमलों के खिलाफ जो तुर्की का ऑपरेशन है ये भी आपके सामने है। और फिर स्वीडन और फिनलैंड जैसे मुल्कों का नेटो में शामिल होना तुर्की को कबूल नहीं है, ये भी आपके सामने है। तो इस वक्त मुख्तलिफ क्राइसिस के अंदर तुर्की घिसा हुआ है, तुर्की फंसा हुआ है और ऐसे में एर्दोगान का अपने आप को 2023 के सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नामजद करना ये एर्दोगान की एक तरह से मुस्तकबिल की दूरअंदेशी को तो वाज़ेह करता ही है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, इन इंतखाबात में क्या एर्दोगान जीतेंगे, इस हवाले से जो मुतज़ाद आरा आ रही हैं। यानी एक राय ये भी है कि माजी की बरक्स इस मरतबा एर्दोगान को टफ टाइम मिलेगा और ऐन मुमकिन है एर्दोगान हार जाए, ये भी कहा जा रहा है और 22 साल या 23 साल एर्दोगान का दौर ख़त्म हो जाए। अगर एर्दोगान जीत जाते हैं तो उनके हामी ये कहते हैं कि 2023 का साल ये तुर्की के अंदर खिलाफत उस्मानिया के ज़िंदा होने और बहाल होने का साल है। अब जानते हैं 2023 तक यानी तुर्की की खिलाफत उस्मानिया ख़त्म होने के 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इस दौरान जो यूरोप से और दुनिया के दीगर मुल्कों से जो मुआहिदे तुर्की ने किए थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में जो एर्दोगान के हामी हैं वो ये कहते हैं कि हमारे लीडर एर्दोगान वो 2023 में अमरीकी, यूरोपी और दीगर मुल्कों से होने वाले मुआहिदों को ख़त्म करने के बाद तुर्की को एक आज़ाद रियासत बनाएंगे और ग़ुलामी की जंजीरें तोड़कर तुर्की खिलाफत उस्मानिया की बहाली की तरफ जाएगा और अमलन दुनिया के अंदर तुर्की का सिक्का चलेगा और तुर्की उरूज हासिल करेगा, ये उनके हामियों का कहना है। लेकिन बहरहाल उनके मुखालिफिन कहते हैं कि हम पर उम्मीद है कि इस मरतबा एर्दोगान को शिकस्त से दो चार करेंगे। कहा जाता है कि उनकी बैक पर, उनकी पुश पर अमरीका, यूरोप और इसराइल और दीगर मुल्कों की भरपूर सपोर्ट हासिल है। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर दें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की मालूमात से आगाह रह सकें। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मद्दी के नाम से है और इसी तरह से हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।